नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। पिछली दो कक्षाओं में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा, राजस्थान की सीमाओं के बारे में, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के बारे में, किस किस के साथ कितनी सीमा लगती है, कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, किसकी ज़्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप पीछे देख ही चुके हो, समय की बचत के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, या यूं कह सकते हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। देखो, भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेश में बांटते हैं। पहला आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग भी कहते हैं इसको, अगला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेश में बांटते हैं। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या भाग भी लिखा होता है इसको, और एक है अंत में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बात करते हैं हम, देखो, क्षेत्रफल की। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग किसके अंदर आता है? मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उस कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग जो है वो किस में आता है? मरुस्थलीय प्रदेश में आता है कुल क्षेत्रफल का। और अगर हम बात करें थार के मरुस्थल की, थार के मरुस्थल का जो 62% भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश ही कवर करता है। अगला बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग ये अरावली पर्वतीय प्रदेश बनाता है। अगला बात करते हैं अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग बनाता है। और अगला हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग बनाता है। अब हम बात करते हैं इन प्रदेशों में जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो बात करें हम जनसंख्या की, तो देखो, जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग बनाता है और यहाँ राजस्थान के कुल जनसंख्या का 40% यहाँ पर निवास करता है। यानी अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत कम है। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग घेरता है, और जबकि यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? महज 40%। यानी जनसंख्या जो घनत्व है यहाँ का बहुत ही कम है। अगला बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग घेरता है और यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% यहाँ पर निवास करता है। अगला बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग घेरता है और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% यहाँ पर निवास करता है। अगला बात करें हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग घेरता है और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% निवास करता है। अगर हम देखें इन चारों की तुलना करें तो यहाँ देखो, क्षेत्रफल जो ये है 61.11% भाग घेरता है, जबकि यहाँ जनसंख्या महज कितनी निवास कर रही है? 40%। और यहाँ अगर हम देखें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, यह क्षेत्रफल कितना घेरता है? 23%, लेकिन यहाँ जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 39%। यानी हम देखें तो जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या है? सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या है, सबसे कम इसका जनसंख्या घनत्व है। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर देखो 23% क्षेत्रफल घेरता है, जबकि जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? यहाँ पर 39%। यानी ये पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। देखो, उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई। किसके रूप में हुई है? 33 सागर के अवशेष के रूप में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। आगे हम देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये गंगा व यमुना नदियों द्वारा लाई गई मृदा से, यानी गंगा और यमुना नदी की जो है उनके द्वारा लाई गई मृदा से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। और यह राजस्थान का सर्वाधिक
उपजाऊ भूभाग है, और जहां पर देखो लोग कृषि कार्य कर सकते हैं या खेती कर सकते हैं या और भी गतिविधियां हैं, जो उपजाऊ जगह होती है वहां पर लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। यही कारण है कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है। अगला हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये गोंडवाना लैंड क्या है, तैतीस सागर क्या है। तो इन सबको विस्तार से पढ़ने से पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी इनके बारे में बता देता हूं कि तैतीस सागर क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है। देखो, जब पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण नहीं हुआ था तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां थी। इस प्रकार से ये मान लो पृथ्वी है, इसके बीच का एक ये स्थलीय भाग था जिसे पेंजिया कहा जाता था। जिसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। ये एक स्थल था, जबकि इसके चारों तरफ क्या थी, एक जल राशि थी, यानी जल भरा हुआ था, एक सागर था। इसे कहा जाता था पेंथालासा सागर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेंथालासा। ये जो भूभाग था इसे क्या कहा जाता था, पेंजिया, और ये जो सागर था इसे क्या कहा जाता था, पेंथालासा। एक सामान्य जानकारी बता रहा हूं कि गोंडवाना लैंड क्या है उसके बारे में। अब देखो, ये जो पेंजिया था, ये पेंजिया दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इस तरह से पेंजिया दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इस तरह से ये पेंजिया दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इस तरह से इसके देखो उत्तर का जो भाग था पेंजिया का, ये कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया, अंगारा लैंड। और पेंजिया के जो नीचे का यानी दक्षिण का जो भाग था इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है ये। अब देखो, इसके बीच में जो एक सेक्टर था ये एक सागर ही हो गया, क्योंकि ये टूटा तो इसके बीच में पानी आ गया इस तरह से। और ये क्या आ गया था, तैतीस सागर। ये हो गया था तैतीस सागर। तो ये एक सामान्य जानकारी हमें देखने को मिलती है। आगे बाकी हिमालय पर्वत कैसे क्या हमारे कोर्स में नहीं है। देखो, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर इन दोनों की अपने को जरूरत है। अब देखो, हमने बात की जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो निर्माण हुआ तैतीस सागर से हुआ। अब बात आती है कि सर जब वहां सागर था तो वहां मरुस्थल कैसे है। देखो, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा हमारी जो पृथ्वी है ये क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी घूमती है तो इसके साथ में क्या हो, जल राशि भी क्या होगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ चली गई। अब जहां पर सागर था तो वहां से पानी तो चला गया, तो क्या बचेगी, केवल मिट्टी बचेगी, रेत ही बचेगा। इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो अधिकांश जितने भी जो मरुस्थल है ये विश्व के पश्चिमी भूभाग में ही है। आप भारत का देख लो चाहे राजस्थान का देख लो, जितने भी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो सब किस तरफ है, पश्चिम की तरफ ही है। इसलिए यहाँ पर जो मरुस्थल है राजस्थान का, वहां पे भी पहले तैतीस सागर हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो उसके साथ पानी भी क्या है वहां से बहकर चला गया और उस सागर के जो अवशेष है वहीं पर रह गए, जिससे किसका निर्माण हुआ, मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब हम एक एक मरुस्थलीय प्रदेश को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम एक एक भौतिक प्रदेश को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके बारे में सब अभी हमने देखा था कि जो इसकी उत्पत्ति हुई किससे हुई, तैतीस सागर के अवशेष से हुई थी। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग बनाता है, 61.11% बनाता है। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। बात आती है कि तैतीस सागर से ही इसका निर्माण हुआ है, इसके क्या क्या प्रमाण है। देखिए इसके प्रमाण क्या क्या है। देखो वहां पर देखो क्या है, अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है, यानी ये अवसाद से बनी हुई चट्टाने हैं। तैतीस सागर के अवसाद से बनी हुई चट्टाने अवसादी चट्टानों की प्रधानता दर्शाती है या बताती है। इसके प्रमाण है कि ये तैतीस सागर का अवशेष है। दूसरा, कुलदरा, ये गांव है ये जैसलमेर का, कुलदरा ग्राम से प्राप्त, कुलदरा से प्राप्त मछली के अवशेष। कुलदरा गांव कहां पड़ता है, जैसलमेर में। जैसलमेर का जो कुलदरा गांव है वहां पर मछली के अवशेष प्राप्त हुए। अब मछली रेगिस्तान में तो रहेगी नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि पहले वहां पर कोई सागर था जिसके अंदर पानी था और पानी में मछलियां निवास या पानी में मछलियां रहती थी। तो कुलदरा से प्राप्त मछली के अवशेष। देखो एक गांव है आकल गांव, आकल गांव से मिले लकड़ी के जीवाश्म,
आकल गांव से मिले लकड़ी के जीवाश्म। देखो वहां पर एकमात्र ये क्वेश्चन बनता है, आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? ये जैसलमेर के अंदर है, आकल गांव नाम है। आकल गांव में मिले लकड़ी के जीवाश्म, ये भी बताते हैं। अगला, जीवाश्म खनिज के भंडार, कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इस प्रकार के आप देख लो जितने भी जो जीवाश्म खनिज जो है या जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन कहूंगा खनिज की बजाय, जीवाश्म ईंधन जो है मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? अपने को रेगिस्तान के अंदर ही मिलता है। तो ये उसका प्रमाण है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। देखो विशेषता की अगर हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी सर्वाधिक मरुस्थलीय जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो इस थार के मरुस्थल में ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियां। इसका मतलब ये हुआ इस रेगिस्तान में सर्वाधिक अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। अगला आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, यानी वर्षा को आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है? देखो जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, यहां अगर हम थोड़ा विज्ञान लगा के देखें, गर्मी ज्यादा होती है तो वहां का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, और जब वायु जाएगी तो उसके साथ में क्या जाएगा? मौसम भी जाएगा, यानी बादल भी वहां पर जाएंगे। तो रेगिस्तान में क्या होता है, हम जानते हैं रेत जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहां का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से वहां का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो समुद्र जो है, वहां की जो हवाएं हैं वो उस क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। हवाएं उन तरफ जाने से जो मानसून है वो भी हवाओं के साथ वहां पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो देखो इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? टोटल जिले आते हैं 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर, पाली और नागौर। इस प्रकार कुल 12 जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की बात करते हैं, वर्षा जो है यहाँ देखो वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेमी वार्षिक, बहुत कम होती है। और वर्षा कम होने का कारण क्या है? अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। अरावली जो है बादल को इस तरफ आने नहीं देती, उधर ही रोक देती है। आगे हम और पढ़ेंगे इसको। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है। अगला बात करते हैं हम, मृदा यहाँ पर कौन सी है? रेतीली बलुई मृदा यहाँ पर पाई जाती है, एंटीसोल। अगला देखो जलवायु, जलवायु कैसी? यहाँ पर शुष्क यानी बहुत सूखी जलवायु, लू के समान वायु चलती है। शुष्क व अत्यधिक विषम। तापमान की बात करें, तापमान कितना रहता है? देखो 3 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस, यानी सर्दी में जो तापमान बहुत कम हो जाता है, निम्नतम कितना चला जाता है? 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। और गर्मी में अधिकतम तापमान कहां तक चला जाता है? 49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। औसत तापांतर यानी ताप का अंतर कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं वनस्पति प्रकार, ये पूछा जाता है कई बार, वनस्पति प्रकार इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? मरुद्भिद प्रकार की कांटेदार वन पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। अगली बात करते हैं फसलें। फसलें मुख्य कौन सी है? बाजरा, मोठ, गवार, ये वहां पर फसलें पाई जाती है। बात करते हैं ढाल। ढाल जो है इसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो इसका एक प्रमाण हम समझ सकते हैं ढाल का। देखो अगर हम बात करें इसके ढाल को समझने के लिए, देखो अगर हम इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ये एक राजस्थान का मैप हो गया। देखो यहां से एक नदी निकलती है अजमेर से, इस तरह से ये नदी चलती है, इस तरह से। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब देखो ये नदी जा रही है, इस तरह से जा रही है, ठीक है, यानी उत्तर से किस तरफ जा रही है? दक्षिण की तरफ। अगर मान लो आपको केवल 2 ही दिशा दी होती है, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, या फिर देर का हो पूर्व से पश्चिम, क्या हो जाएगा? अगर केवल पूर्व पश्चिम देर का हो तो ढाल क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की तरफ। केवल अगर आपको उत्तर दक्षिण देर का हो तो क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ। और अगर चारों दिशाएं एक साथ देर की है तो देखो यहां से ये उत्तर पूर्व से किस तरफ जा रही है? दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो इसका ढाल क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रमुख नहर कौन सी है? देखो इसकी इंदिरा गांधी नहर यहाँ की प्रमुख नहर है। प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी। और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ध्यान दें
इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नाम के साथ भले इसके लग रहा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ये हो गई मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मरुस्थल के प्रकार के बारे में। देखो मरुस्थल के प्रकार की जब अगर हम बात करें तो एक आता है महान मरुभूमि। महान मरुभूमि या जिसे हम इर्ग भी कहते हैं, इसे हम इर्ग भी कहते हैं, महान मरुभूमि। देखो इर्ग किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, रेत ही रेत हो, या जिसे हम कह सकते हैं संपूर्ण मरुस्थल, शुद्ध प्रकार का जो मरुस्थल है, महान मरुभूमि या इर्ग, जहां पर क्या हो, रेत ही रेत हो, केवल बालू ही बालू हो। राजस्थान का एक सम नाम का सुना होगा गांव आपने, तहसील है एक सम तहसील जैसलमेर की, जहां पर केवल रेत ही रेत है और वनस्पति है ही नहीं, पूर्ण रूप से वनस्पति रहित गांव है, केवल रेत ही रेत। काफी पर्यटक वहां जाते हैं इस बालू का आनंद लेने के लिए। तो देखो महान मरुभूमि या इर्ग किसे कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जहां बालू ही बालू हो, यानी रेत ही रेत हो, उसे हम क्या कहेंगे? इर्ग कहेंगे। अगला आता है चट्टानी मरुस्थल, जिसे हम क्या कहते हैं? हमादा भी कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल या हमादा, जहां पर क्या हो, चट्टाने हैं और चट्टानों के चारों ओर क्या हो, बालू हो, चट्टान के चारों तरफ या पर्वत के चारों तरफ क्या हो, रेत ही रेत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? चट्टानी मरुस्थल या हमादा। देखो हमादा के बारे में थोड़ा बता देता हूं। हमादा क्या है? देखो इस प्रकार से पोखरण, फलोदी और बालोतरा। देखो इस प्रकार से एक त्रिभुजीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है पोखरण, फलोदी, बालोतरा। पोखरण किस में आता है? जैसलमेर। फलोदी जोधपुर और बालोतरा किस में आता है? बाड़मेर। पोखरण, फलोदी और जोधपुर, इसके बीच का ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जो कौन सा है? चट्टानी मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। देखो यहाँ पर देखो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर क्या करते हैं अपन? सोलर प्लांट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इसलिए यहां पर सीज की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। ठीक है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, त्रिभुज की आकृति का, जिसे हम हमादा कहते हैं। ये एक चट्टानी मरुस्थल है जहां पर सोलर एनर्जी की पूर्ण रूप से संभावना है। तो वहां पर सीज की स्थापना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीज की स्थापना कहां की गई है? सीज की स्थापना कहां की गई है? पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य है। तो यहाँ पर आपको एक एक नाम भी दिया हो सकता है। पोखरण का नाम दिया हो सकता है, या फलोदी का नाम दिया हो सकता है, या बालोतरा का नाम दिया हो सकता है। सीजी क्या नाम है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। ठीक है, इसका जो काम करता है, कौन करता है? अक्षय ऊर्जा निगम। इसका संचालन कौन करता है? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है जयपुर। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। ठीक है, तो ये हमादा के बारे में हमने देख लिया। हमादा किसे कहेंगे? चट्टानों के चारों ओर जब रेत हो, बालू हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हमादा। ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा अपने को? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, इसके बीच में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, जिसे हम, जहां पर हमें ये चट्टानी मरुस्थल देखने को मिलता है। अगला आता है पथरीला मरुस्थल, या जिसे हम रेग भी कहते हैं। पथरीला मरुस्थल या रेग, इसमें क्या होगा? जो बालू या रेत होगी उसके साथ क्या होंगे? बड़े बड़े कंकड़ होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? पथरीला मरुस्थल या रेग भी जिसे हम कहते हैं। अगला आता है लघु मरुस्थल। देखो लघु मरुस्थल किसे कहेंगे? कच्छ। कच्छ कहां पड़ता है? गुजरात। कच्छ गुजरात से लेकर बीकानेर के मध्य का जो भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? लघु मरुस्थल कहते हैं। तो ये हो गए हमारे मुख्य रूप से मरुस्थल के प्रकार। अब हम देखते हैं जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। समझने के लिए यहाँ मैंने एक रफली राजस्थान का मैप बनाया है। इसमें हम देखते हैं इस प्रकार का अपने राजस्थान का मैप है, और ये जो आपको दिख रहा है ये अरावली पर्वतमाला है। क्या है मित्रों? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो कि 50 सेमी समवर्षा रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली पर्वतमाला के इस तरफ, अरावली पर्वतमाला की इस तरफ जो वर्षा होगी वो 50 सेमी से क्या होगी? अधिक होगी।
अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो बरसात होती है वो प्रतिवर्ष उसकी जो वर्षा है वो कितनी होती है, 50 सेमी से क्या होती है, अधिक, जबकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो है वर्षा जो है 50 सेमी से क्या होती है, कम होती है। ठीक है मित्रों, अब यहां देखो मैंने ये जो वर्षा रेखा है, ये वर्षा रेखा है 25 सेमी समवर्षा रेखा। कौन सी है, 25 सेमी समवर्षा रेखा। मतलब ये हुआ कि इधर जो वर्षा होती है वो 25 सेमी से क्या होती है, कम होती है। 25 सेमी से क्या होती है, कम होती है। और इधर जो वर्षा होती है वो क्या होती है, 25 सेमी से अधिक होती है, लेकिन 50 सेमी से कम होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो 25 सेमी से कम होगी, और इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो 25 सेमी से अधिक होगी, लेकिन 50 सेमी से क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार से देखो ये जो पूरा भाग दिख रहा है अरावली के इस तरफ का, ये जो पूरा जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, ये जो भाग है, ये संपूर्ण भाग कौन सा है, मरुस्थलीय भाग है। और मरुस्थलीय भाग को हम दो भागों में बांट रहे, देखो यहां से ये 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। इस तरफ का जो क्षेत्र है ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस भाग को क्या कहेंगे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जहां वर्षा जो है 25 सेमी से कम होती है उसे हम कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इस क्षेत्र को हम बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर वर्षा 25 सेमी से अधिक और 50 सेमी से कम होती है। अब देखो यहाँ जो है ये आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं 10 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी बोलते हैं, 10 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, यहां से क्या किसकी सीमा शुरू हो जाती है, पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है, पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं, पढ़ चुके पहले हम, रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन भी इसको हम कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी वर्षा रेखा है, कौन सी वर्षा रेखा है, 10 सेमी वर्षा रेखा है। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी वर्षा रेखा है, या राजस्थान व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी वर्षा रेखा करती है, 10 सेमी वर्षा रेखा इसका निर्धारण करती है। मरुस्थल को दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। या क्वेश्चन ये आ जाए कि मरुस्थल के पश्चिम में कौन सी वर्षा रेखा है, मरुस्थल के पश्चिम यानी इस भाग में कौन सी रेखा जाएगी, 10 सेमी वर्षा रेखा जाएगी। या मरुस्थल के पूर्व में कौन सी वर्षा रेखा है, 50 सेमी समवर्षा रेखा है। कभी कभी 50 ऑप्शन ना दिया होता तो हम कौन सा मान लेंगे, 40 को क्या मान लेंगे, वर्षा रेखा मान लेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जहां जो वर्षा है वो 50 सेमी से कम होती है, और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जहां वर्षा क्या होती है 25 सेमी से अधिक और 50 सेमी से कम होती है। अब देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हम कह सकते हैं ये मरुस्थल का कौन सा भाग हो जाएगा, पश्चिमी भाग, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थल जो हो जाएगा ये मरुस्थलीय प्रदेश का कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। अब हमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को डिटेल में पढ़ना है, इसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।